आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक में छठा चैप्टर है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें जो भी तत्व हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं वो पृथ्वी पर उपस्थित है, लेकिन वो यौगिकों के रूप में है। उन यौगिकों से उन तत्वों को अलग करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या क्रिया विधि अपनानी पड़ेगी, वो सारी इसमें पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक लिखा हूँ मैं। तो आज के समय में तो हमारे पास बहुत से प्रकार की धातुएं ध्यान में है। उनसे एक से ज़्यादा धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु भी बना ली, उनका उपयोग भी खूब हो रहा है। लेकिन प्राचीन समय में केवल 7 धातुएं प्रचलित थी: सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, टिन और पारा। ये 7 धातुएं थी: सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टिन, सीसा और पारा। ये 7 धातुएं। आजकल तो बहुत प्रकार की धातुएं हमने खोज रखी हैं और साथ में उनकी मिश्र धातु भी बना ली, अलग अलग रूप भी खूब बना लिए। इतिहास में देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है अपने देश का, जिसमें अरावली की पहाड़ियों से तांबा निकलता था, आज भी निकलता है। हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें सोने चांदी की का पता लगता है कि उस टाइम सोने चांदी की खोज हो गई थी। और उस समय हड़प्पा में सोना और चांदी का जो मिश्रण होता था उसको इलेक्ट्रम कहते थे। हड़प्पा सभ्यता थी। इसको इलेक्ट्रम कहते हैं। तो इन धातुओं के क्षेत्र भी अलग अलग है। जैसे तांबे का है अरावली क्षेत्र, सोने चांदी और का था हड़प्पा वाला या सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें था। और इसी प्रकार से लोहे का है, तो लोहे का गंगा के मैदानी भाग है, गंगा नदी का, या दक्षिण भारत में है या मेघालय में है, वहाँ लोहा निकलता है। जस्ता या जिंक है, उसके राजस्थान में जावर की खान है। तो इस तरीके से हर एक धातु के अलग अलग खान है, नीचे धरती में काफ़ी मात्रा में दबे हुए हैं, उनसे जो खोद कर और फिर उनका निष्कर्षण किया जाता है। तो धातु अपनी भूप्रपटि पर या पृथ्वी की सतह पर किस रूप में मिलती है? वो 2 रूप में मिलती है। कुछ धातुएं तो मुक्त अवस्था में भी मिलती है, ऐसी किसी है जैसे सोना चांदी जो कम क्रियाशील है वो तो मुक्त अवस्था में भी मिल जाती है। लेकिन कुछ धातुएं जो क्रियाशील होती है वो यौगिक रूप में होगी। तो ये 2 प्रकार से हो सकती है। भूप्रपटि यानी पृथ्वी सतह पर धातु 2 प्रकार से मिल सकती है। या तो हो सकती है मुक्त रूप में, और मुक्त रूप में तो वो होंगी जो कम क्रियाशील हैं, क्योंकि वो दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेगी, वो अपने रूप में है, वो पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है। इसमें अगर धातु का कहें तो उसमें सोना चांदी प्लेटिनम आदि है। कुछ अधातुएं भी वो भी मुक्त अवस्था में मिल जाती हैं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, उत्कृष्ट गैसें हैं। संयुक्त अवस्था में अन्य जितने भी तत्व हैं वो ज़्यादातर संयुक्त अवस्था में, जिनकी ज़्यादा मात्रा है। ये यौगिकों के रूप में है।
ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, किसी रूप में हो सकती है। तो इस तरीके से ये धातुओं की जो अपने पृथ्वी के ऊपर आज के समय में उपलब्धता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है। उसके बाद सिलिकॉन है, तीसरा नंबर एल्यूमिनियम का है, चौथा नंबर लोहे का है। तो इनका ये क्रम है। तो सबसे ज़्यादा तो है ऑक्सीजन, दूसरा नंबर है सिलिकॉन का, तीसरा नंबर है एल्यूमिनियम का और चौथा नंबर है लोहे का। इसमें ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है और ये धातु है। तो धातु में सबसे ज़्यादा कौन होगी? धातुओं में पहला स्थान एल्यूमिनियम का है, यहाँ गलती नहीं करनी। आधे नंबर का, एक नंबर का बोर्ड की परीक्षा में छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व का नाम लिखिए, या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु का नाम लिखिए। यहाँ पर फर्क आ जाता है, ध्यान रखना है। तो तत्व में तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और धातु में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है। अब जो अपने कोर्स में मुख्य रूप से 4 धातु हम काम में लेंगे, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और जिंक। और ये किस रूप में है? तो ज़्यादातर यौगिकों के रूप में है, और इनके जो यौगिक हैं उनको एसिक कहते हैं, और इनका एक स्पेशल नाम भी है, एक स्पेशल सूत्र भी है। वो इस लिस्ट में आप देख सकते हो, जो आगे जो लिस्ट मैं दे रहा हूँ उस लिस्ट में आप पूरा देख सकते हो। ये लिस्ट बहुत काम की है, इसमें सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो जो ये लिस्ट है इसमें कॉपर पायराइटिस का सूत्र क्या है, तांबे का एसिक है, लोहे के एसिक का नाम क्या है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, उनके सूत्र क्या हैं, जिंक के एसिकों के नाम क्या हैं, सूत्र क्या हैं। तो ये सारी लिस्ट है, वो लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए। तो जितनी भी धातु या जो भी हम तत्व जो निष्कर्षण करेंगे धरती से प्राप्त करेंगे, तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले तो उनको धरती से खोदना पड़ेगा। तो कुछ छोटी छोटी परिभाषाएँ हैं, उनको लिख रहा हूँ मैं, और उनमें जो परिभाषाएँ वो आधे नंबर की पूछी जाती है, और मुख्य रूप से उसी रूप में उनको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले एक खनिज, मिनरल। खनिज कहते हैं जो पदार्थ धरती से खोद कर निकाले जाते हैं, पृथ्वी से खोद कर निकाले जाते हैं, उनको खनिज कहते हैं। तो जितनी भी खान है जहाँ कोयला भी निकलता है वो खनिज कहेंगे उसको। कहीं पर लोहे का है, चांदी का है, तांबे का है, जो भी है वो सारा खनिज है। तो खनिज का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है। तो जो तत्व प्राप्त करते हैं, जो धातु प्राप्त करते हैं, वो तो सारे खनिज से प्राप्त करेंगे। लेकिन वहाँ अब एक नया नाम और दे देते हैं, खनिज के अंदर ही नया नाम आ जाता है एसिक। और ये होते हैं कि सारे खनिज एसिक नहीं होते। तो जिस खनिज से धातु आसानी से और कम खर्चे से प्राप्त की जाती है, तो उसी से धातु प्राप्त करेंगे, उसी को ऐसे कहेंगे। मान लिया ये 2 खनिज हमारे पास लोहे के, मान लिया एक खनिज ये अलग क्षेत्र से निकला, ये खनिज है ये अलग पहाड़ी से निकला। लोहे का भाव मान लिया 100 रुपये किलो बाजार का। ये खनिज है, इसको खोद कर लाए, इसका धातुकर्म की प्रक्रिया करी, सारा काम कर लिया,
फिर लोहा प्राप्त किया, लोहा प्राप्त किया, तब तक 1 किलो पर 150 रुपये का खर्च आ गया। इस खनिज को प्राप्त किया लोहे का ये, लेकिन इससे जब लोहा प्राप्त किया तो इस पर 75 रुपये का खर्च आया। तो खनिज तो दोनों हैं, लेकिन इससे लोहा प्राप्त करने में 150 रुपये लगे, इससे 1 किलो का, इससे लोहा प्राप्त करने में 75 रुपये 1 किलो के लगे। बाजार का भाव 100 रुपये किलो है, तो कौन सा फायदेमंद रहेगा? ये तो नुकसान वाली बात है। इसमें से नहीं प्राप्त करेंगे, इससे प्राप्त करेंगे, तो इसको ऐसे कहेंगे, ये ऐसे का नहीं कहलाएगा। ये अंतर हो जाता है। तो जिससे धातु आसानी से और कम खर्चे से प्राप्त की जाती है उसको ऐसे कहेंगे। इसके बाद आती है धातुकर्म की क्रिया। एक प्रक्रिया आती है धातुकर्म, मेटलर्जी। धातुक्रम, और धातुक्रम होता है धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया। और धातु कहाँ से प्राप्त किए थे? अभी बताया था, खनिज से प्राप्त करेंगे या ऐसक से प्राप्त करेंगे? तो धातु तो ऐसक से प्राप्त करेंगे क्योंकि इससे कम खर्च आएगा। तो ऐसक से धातु प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या प्रक्रम अपनाने पड़ेंगे, कौन कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी, क्या क्या प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ेगी, वो सारी प्रक्रिया धातुकर्म कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हो जाती है तो इसमें क्या क्या हुआ? ऐसक जब पृथ्वी से खोद कर निकालते हैं वहाँ से शुरू होता है, फिर उसके 4-5 पद होते हैं, धातु प्राप्त करते हैं, फिर धातु का शोधन प्राप्त करते हैं, वहाँ तक की जो सारी प्रक्रिया है वो सारा का सारा धातुकर्म कहलाएगा। तो धातुकर्म के पद क्या क्या है? धातुकर्म के मुख्य रूप से 3 पद हैं या 4 पद हैं। पहला तो है ऐसक का पीसना। बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं पृथ्वी से, खोदते हैं तो खूब बड़े बड़े, उनको फिर छोटे पत्थरों में परिवर्तित किया जाता है, फिर पीसा जाता है, आवश्यकता होती है उसी के अनुसार उसका आकार रखा जाता है। तो पहला तो होता है ऐसक का पीसना। दूसरा होता है ऐसक का सांद्रण। तीसरे पद में धातु प्राप्त हो जाती है लेकिन वो शुद्ध नहीं होती। और चौथा होता है धातु शोधन। ये 4 पद होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है ऐसक का पीसना, धरती से खोद कर निकाला जाता है। फिर होता है ऐसक का संदरण। ऐसक का संदरण का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं, अवांछित पदार्थ है, उनको हटाना। कौन कौन सी विधि लगाएंगे वो पढ़ेंगे। फिर जो सांद्रित ऐसक है उसमें से धातु निष्कर्षण, धातु प्राप्त करनी, और फिर जो धातु प्राप्त हुई है वो शुद्ध नहीं है, फिर उसका शोधन। तो अब आज का अपना ये धातुक्रम का जो टॉपिक है उसमें यहाँ से शुरू करते हैं धातुक्रम के पद में। तो ऐसक का पीसना, इसमें तो आवश्यकता नहीं है, कुछ कोई विधि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी से खोद कर निकालेंगे बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करेंगे, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसक का संदरण, यहाँ से हमें ध्यान रखने वाली बात होती है। अब अगला टॉपिक अपना ऐसक का संदरण है। पहला ऐसक का पीसना मैं लिख देता हूँ, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ज़्यादा बताने की, इसमें कोई विशेष विधि नहीं है। ऐसक का संदरण, यहाँ पर एक
नाम और आएगा। वो नाम आता है, उसको कहते हैं अपआयस्क या गैंग या मैट्रिक्स। नाम तो अलग अलग टाइप के है, मुख्य रूप से ये नाम अशुद्धि है। तो यहाँ पर एक नाम आएगा अपआयस्क या गैंग या मैट्रिक्स। किसको कहेंगे? तो अयस्क के अंदर मुख्य रूप से तो जो धातु से संबंधित है वो तो है ही है, इसके अलावा अन्य पदार्थ भी तो होंगे, क्योंकि पृथ्वी से खोद कर निकालने में पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है उसमें। तो जो अन्य पदार्थ है, जो धातु जो हमारे काम की चीज़ है, वो यौगिक के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, उसके अलावा जो अन्य पदार्थ हैं वो सारे अशुद्धि कहलाएगी, अवांछित पदार्थ है, उसी को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। और इन अशुद्धि और अवांछित पदार्थ को अयस्क में से हटाना साधारण गलत है। तो अयस्क का साधारण क्या होगा? यह अयस्क का साधारण कहलाएगा। अब इनको हटाएं कैसे? यहाँ पर निर्भर करेगा धातु कौन सा है और उसमें अयस्क, उस धातु का कौन सा अयस्क है, उसकी क्या विशेषता है। तो सांद्रण की हमारे पास 4-5 विधियाँ होती है, उसमें से जो भी उपयुक्त विधि लगे उसी से सांद्रण किया जाता है। तो इसकी 4 विधियाँ होती है। तो सबसे पहले जो लिख रहा हूँ है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो यहाँ है चार विधियाँ हैं। अब 4 विधियाँ कौन कौन सी है? इसमें पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो ये विधि कब काम मिलेंगे? हर एक विधि का कोई ना कोई तो कारण होगा। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि कब काम मिलेंगे? ये विधि जब काम मिलेंगे जब अयस्क यानी जो धातु से संबंधित है वो और अशुद्धियाँ गैंग या मैट्रिक्स दोनों के घनत्व में अंतर हो, एक हल्की हो एक भारी हो, तब इस विधि को काम मिलेंगे। तो हर एक में ध्यान रखना पड़ता है कि अयस्क कौन सा है और उसके साथ अशुद्धियाँ कौन सी है, तब कौन सी विधि काम मिलेंगे। तो ये विधि तब काम में ली जाती है घनत्व में अंतर। घनत्व में अंतर का मतलब होता है एक चीज हल्की और एक भारी। अयस्क या अशुद्धि दोनों में से एक हल्की और एक भारी है, तब इस विधि को काम में लेंगे। और यहाँ पर जो काम में लिया जाता है उसको द्रवीय धावन कहते हैं, पानी की तेज धार के साथ बहाया जाता है। यहाँ पर जो काम में लेंगे वो द्रवीय धावन है। क्या करना पड़ेगा? मान लिया एक थोड़ा सा धातु ले लिया, यहाँ पर अयस्क ले लिया, अयस्क भारी है, जैसे लोहे को हमें अलग करना है या कोई भारी धातु है उसको अलग करना है। यहाँ पर पानी की तेज धार के साथ इसको बहाते हैं, पानी के साथ इसको बहाएंगे। तो पानी के साथ तेज बहाएंगे तो जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ तो आगे निकल जाएंगी, क्यों? हल्की है। और अयस्क है वो यहाँ रह जाएगा।
भारी है। तो ऐसे के भारी होने के कारण वो पानी की तेज धार के साथ नहीं बहेगा, लेकिन अशुद्धियाँ बह जाएगी। तो इसको ये निर्भर करेगा कि ये तल कैसा रखें, वो निर्भर करेगा पानी की धार पर, प्रेशर कितना है। अगर पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो समतल भी रख सकते हैं, पानी का प्रेशर कम है तो ढालू तल कर लेते हैं। तो ढालू तल पानी धीरे धीरे आएगा तो अशुद्धियाँ बह जाएंगी, ऐसे किसके ऊपर आ जाएगा। पानी की तेज धार है तो इसको समतल रखना पड़ता है, फिर इस तरीके से रखना पड़ता है, फिर यहाँ पर है और पानी की तेज धार यहाँ से है, अशुद्धि आगे बह जाती है, ऐसे इसके ऊपर आ जाता है। तो ये तो हो गई गुरुत्वीय पृथक्करण। अब दूसरी विधि चुंबकीय पृथक्करण। तो ये कब काम में लेंगे, नाम से ही पता चल रहा है चुंबक है, चुंबकीय गुण होने चाहिए। किस में, वही दो चीजें, या तो ऐसक में या अशुद्धि में। किसी एक में चुंबकीय गुण हो तब ये विधि काम में लेंगे। किसी एक में चुंबकीय गुण हो तब ये विधि काम में लेंगे। इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें ये तरीका होता है कि ये दो पुली लेते हैं, दो पुली होती है, इनके ऊपर पटा चढ़ा होता है, और पटा भी कोई पतला नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा पटा होता है, काफ़ी चौड़ाई का होता है। ये चौड़ाई का पटा है और इसके ऊपर चला दिए। ये पुली है, ये मोटर से घूमती है, बिजली से घूमती है, विद्युत के द्वारा। इसमें से इस एक पुली को चुंबकीय बना दिया, इसमें चुंबकीय बना दिया इसको, यहाँ से पीसा हुआ ऐसे के यहाँ से डाल दें, पीसा हुआ ऐसे के लगातार इस पट्टे पर डाला जाता है। और ये पट्टा इधर घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है पुली के ऊपर। जब ये इसके ऊपर डाल दिया तो ये ऐसे इसके ऊपर है, यहाँ पर गिरा हुआ है, और धीरे धीरे जब पता चलेगा तो ये ऐसे भी इधर आएगा, और जब ये ऐसे कि यहाँ संपर्क में आ जाएगा, इसके साथ अशुद्धियाँ भी है, और ऐसे क्या है उसमें हम चुंबकीय गुण मान रहे हैं, किसी एक में मानते हैं, ऐसे में मान लिए। जब ये ऐसे कि यहाँ पर पहुँचेगा और ये इसमें चुंबकीय गुण है, तो चुंबकीय गुण के कारण जो, और ऐसे में भी चुंबकीय गुण है, वो इस पट्टे से चिपक जाएगा, इसके चिपका रहेगा। ये यहाँ से जब तक ये पट्टा इस पुली के संपर्क में रहेगा, घिरनी के संपर्क में रहेगा, तब तक ये जो ऐसे है वो चिपका हुआ रहेगा। और जब यहाँ इसका संपर्क टूट गया तो यहाँ पर वो ऐसे भी हट जाएगा, अब उसको आकर्षित करने वाला कुछ रहा नहीं। तो और पट्टा तेज घूमता है, तेजी से घूमता है, तो यहाँ पर जो अचुंबकीय पदार्थ है वो तो जब तेजी से घूमता है तो ये यहाँ कर गिरेंगे, इसमें अलग इकट्ठे होंगे, और जो चुंबकीय पदार्थ है वो यहाँ इसके साथ चिपके होंगे, और वो भी तेजी से घूम रहा है, इसके कारण वो यहाँ कर इकट्ठे होंगे। तो इस तरीके से ये चुंबकीय पदार्थ होगा और ये अचुंबकीय पदार्थ होगा। तो चुंबकीय और अचुंबकीय दोनों की अलग अलग ढेरी हो जाती है। सांद्रण हो गया, सांद्रण का मतलब अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ दूर होगी। पहले यहाँ अगर 100 किलो टोटल मिलाकर था ऐसे, और अशुद्धियाँ 100 किलो थी, और उसमें अगर 20 किलो ऐसे था, 80 किलो अशुद्धियाँ थी, तो यहाँ से मिलकर इधर इधर 60 किलो अशुद्धियाँ इधर आ गई, 40 किलो ये आए, तो इसमें 20 किलो अशुद्धि और 20 किलो ऐसे है, तो काफ़ी मात्रा में अशुद्धि हट गई, तो इस कारण इसको सांद्रण कहते हैं। इसकी सांद्रता बढ़ गई, ऐसे की सांद्रता बढ़ गई, तो ये होती है चुंबकीय पृथक्करण। अब एक तीसरी विधि और है, उसको झाग पल्लवन या फेन पल्लवन विधि कहते हैं।
फेन प्लवन या झाग प्लवन विधि। इस विधि के द्वारा केवल सल्फाइड अयस्कों का संग्रहण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि सल्फाइड अयस्कों का संग्रहण किस विधि से करते हैं। क्या करना पड़ता है? बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये करना पड़ता है, यहाँ पर इसका ये चित्र होगा, ये एक बड़ा सारा टब लेते हैं, काफ़ी बड़ा पात्र लेते हैं, टैंक बड़ा, इसके अंदर जल मिला हुआ है और सांद्रित है वो ऐसा मिला हुआ है। तो इसमें जल है प्लस ऐसा है, दो तो ये हो गई। और क्या क्या मिलाएंगे? जल और ऐसक। एक मिलाते हैं इसमें संग्राही, और एक मिलाते हैं फेन स्थायीकारी। ये चारों इसके अंदर होते हैं। जल ले लिया, ऐसे कहे जो अशुद्धियाँ हैं, रेत है, जो भी है वो ले लिया, प्लस संग्राही प्लस फेन स्थायीकारी ये मिला दिया। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि बहुत तेज दाब के साथ वायु प्रवाहित की जाती है। ये उच्च दाब पर वायु प्रवाहित की जाती है। इन सभी को इस बड़े पात्र में ले लिया और उच्च दाब पर इस तरीके से वायु प्रवाहित करेंगे। जब तेज वायु यहाँ से निकलेगी और ये छिद्र है इनमें से निकलेगी तो बुलबुले उठेंगे। एकदम ये जो जल है वो सारा बिलोया जाएगा एक प्रकार से, खूब झाग चलेंगे। अब इसमें ये दो चीज़ें मिलाई जाती है, जल तो है ही, ऐसे कहे ये दो क्यों मिलाते हैं, इनका क्या काम है, इसके रूप में क्या क्या मिलाते हैं, वो ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रकार से ये पूरा बिलोया जाता है। अब पहले इनका जिक्र करते हैं, संग्राही क्या है और फिर स्थायीकारी क्या है। तो यहाँ संग्राही के रूप में चीड़ या तारफिन का तेल लेते हैं या एथिल जेंथेट लेते हैं, वह साबुन लेते हैं। इनमें से कोई एक लेते हैं, ज़्यादातर चीड़ या तारफिन का तेल लिया जाता है। यह करता क्या है? चीड़ या तारफिन का तेल का काम होता है जो ऐसे कण हैं उनकी नमी को कम करता है या उनको कम नम होने देता है, या ये कहें कि उसको अक्लेदनीयता नॉन वेटेबिलिटी करता है। तो यह कि जो सल्फाइड एसिड जो है, सल्फाइड एसिड को जब इस जल में मिलाएंगे तो स्पष्ट है पानी के अंदर मिलाएंगे तो गीला तो होगा, लेकिन चीड़ या तारपीन का जब तेल मिलाते हैं तो ये तो एसिड के कण हैं वो इस तेल से भीग जाते हैं, अशुद्धियों के कण हैं वो जल से भीग जाते हैं। फेन स्थायीकारी का क्या काम है? फेन स्थायीकारी का काम है, फेन का मतलब झाग है एक प्रकार से। इसका काम यह होगा कि अगर यहाँ पर जब जोरदार बुलबुलों के रूप में गैस निकलेगी, बिलोया जाएगा तो बुलबुले बनेंगे, और जब बुलबुले अगर स्थायी नहीं है तो फूट जाएंगे, और अगर बुलबुले स्थायी होते हैं तो झाग बनता है। तो यहाँ पर हमें झाग बनना है, यानी जो बुलबुले बनते हैं उनको स्थायी करना है। तो उसके रूप में इसमें कुछ पदार्थ मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं क्रिसोल या एनिलीन,
ये मिलाते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम होगा कि जब यहाँ पर वायु दाब के साथ आएगी तो उसमें जितने भी बुलबुले बनेंगे, झाग बनेंगे, उनको ये स्थायी करेगा। तो यहाँ इसमें क्या होगा कि जब इन सभी को मिलाएंगे तो सबका अलग अलग काम हो गया। जल का काम तो जरूरी है ही, इसके बिना काम होता नहीं। ऐसे में धातु निकालनी है, ये है ही। संग्राही का काम होता है कि यहाँ पर जो ऐसे के कण हैं उनको भिगोना। फेन स्थायीकारी का काम है यहाँ पर उच्च दाब के साथ जो बुलबुले निकलेंगे उनसे झाग बनेंगे, उनको स्थायी करना। तो जो संग्राही है वो तो सल्फाइड एस्को को भिगोएगा, और जल है ये अशुद्धि को भिगोएगा। तो इस तरीके से अलग भीग जाते हैं। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जितना ज़्यादा उच्च दाब के साथ वायु प्रवाहित करेंगे, झाग बनेंगे, झाग हल्के होंगे, हल्के होने के कारण ऊपर आ जाएंगे। और इन्हीं में सल्फाइड एसिड है। ये हल्के होते हैं, ऊपर आते हैं, इसको अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियाँ सारी इस जल के अंदर रह गई, तो सल्फाइड एसिड सारा यहाँ पर अलग आ गया। तो इस तरीके से इसका संग्रहण किया जाता है। यदि कई बार ऐसा होता है एक ही सल्फाइड एसिड में दो अलग अलग पदार्थों के सल्फाइड हैं, दो प्रकार के सल्फाइड एसिड हैं, जैसे जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों का मिश्रण है, उसको भेज सकें। उसमें अगर ये विधि काम में लेंगे तो सारे सल्फाइड एक साथ आ जाएंगे, जिंक का भी और लेड का, दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पर फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो जब दो सल्फाइड एसिड है तो उनको पृथक कैसे करें? यहाँ पर दो तरीके होते हैं। या तो किया जाता है कि तेल और जल है उनका अनुपात को संयोजित किया जाता है। या तो यह हुआ तेल और जल के अनुपात को संयोजित करके, उसके भी कोई विधि है, वो अपने कोर्स में नहीं है, वो आगे की बात है। और दूसरा होता है इसमें कुछ अवनमक का प्रयोग करके। अवनमक के रूप में सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड को काम में लिया जाता है। तो क्या किया जाता है कि जैसे जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का मिश्रण है, इन सल्फाइड इसको को अलग अलग करना है, तो इसके अंदर सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड डाल देंगे, इसको इसमें डाल देंगे, ये पूरा पात्र है इसमें डाल देंगे। ऐसा करने से यहाँ पर जो लेड सल्फाइड है वो तो फेन में आ जाता है, और जिंक सल्फाइड को ये सोडियम साइनाइड रोक देता है। तो ऐसा करने से लेड सल्फाइड है ये फेन में आ जाता है, और जिंक सल्फाइड को अवनमक रोकता है।
ये फेन यानी झाग में नहीं आने देता, ये विलीन के साथ रहेगा। तो लेड सल्फाइड फेन में आ गया, हल्का होने के कारण उसको अलग कर दिया जाता है। तो जो दो सल्फाइड से मिश्रित है तो उनको अलग करने का एक तरीका ये भी है। अब सांद्रण की अगली विधि है निक्षालन, लीचिंग। तो लीचिंग या निक्षालन उन अयस्कों के लिए काम में लेते हैं जो अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो जाते हैं। तो अयस्क है जिस धातु से संबंधित है वो तो विलायक में विलय होना ही चाहिए, अशुद्धियाँ सहज न हो। तो इसके लिए एक सबसे आसान जो तरीका होता है निक्षालन विधि का, बॉक्साइट में के शोधन में प्रयोग करते हैं, बॉक्साइट के सांद्रण में प्रयोग करते हैं। तो अब है बॉक्साइट से एल्यूमिना का निक्षालन या सांद्रण। तो बॉक्साइट क्या है और एल्यूमिना क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह भी है। बॉक्साइट तो है एल्यूमिनियम का अयस्क और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में है। उसको बॉक्साइट तब कहते हैं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो और उसके साथ अन्य अशुद्धियाँ भी हैं। तो ये तो अयस्क का नाम है। तो अयस्क में तो हमें पता है कि जो धातु से संबंधित जो भी मात्रा होती है ये वो होता है, वो तो होता है, ये उसके साथ साथ अन्य अशुद्धियाँ भी होती है। तो बॉक्साइट में तो अशुद्धियाँ हैं, लेकिन जब अशुद्धियों को सभी को हटा दें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं फिर एल्यूमिना। तो इस बॉक्साइट में अशुद्धि किस किस की होती है? बॉक्साइट में मुख्य रूप से 4-5 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। तो कौन कौन सी? बॉक्साइट जो होता है वो Al2O3 तो होता ही है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये तो है ही। साथ में इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड भी होता है, आयरन ऑक्साइड भी होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है और अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य अशुद्धियाँ ये होती हैं। तो यहाँ हमारे काम की चीज़ क्या है? केवल Al2O3 है। बाकी को तो इस टॉपिक में अशुद्धि मानेंगे, जरूरी है, काम की चीज़ होती है Fe और टाइटेनियम ऑक्साइड जो सारी। लेकिन जब एल्यूमिनियम का जब सांद्रण करें तो उस समय ये सारी अशुद्धियाँ हैं। अब इसको अलग करना है इन अशुद्धियों से, और वो भी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा करना है, इसी को निक्षालन कहते हैं। तो इसको एक उपयुक्त विलायक में घोलेंगे पूरे अयस्क को। यहाँ पर जो घोलना जो विलायक होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलीन लिया जाता है, NaOH का जलीय विलीन है, और उच्च ताप और दाब पर इसको गर्म किया जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड ये दोनों घुल जाते हैं उसमें, बाकी अशुद्धियाँ नहीं घुलती, ये अविलय रहती है। तो उसको छान कर अलग कर लेते हैं। एक बार इसके समीकरण लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, ये NaOH के विलीन में घुल जाएगा, कास्टिक सोडे के गर्म विलीन में घुल जाएगा। तो ये हो गया NaOH प्लस H2O, ये NaOH का जलीय विलीन हो गया। यहाँ पर तापमान भी 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना पड़ता है और 35-36 वायुमंडलीय दाब रखना पड़ता है। तो ताप होता है इसका 473 से 526 केल्विन और 35 से 36 वायुमंडलीय दाब। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस विलीन के साथ क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो यहाँ 2 2 3 होता है, ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये विलय होता है। ये NaOH के विलीन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड विलय होकर ये बना दिया। इसके साथ सिलिकॉन ऑक्साइड भी विलय होती है। तो क्या हुआ, ये अशुद्धियाँ हैं, इसमें 1 और 2
ये 1 2 3 4 5, 1 और 2 इस पानी में घुल गई, NaOH के विलयन में घुल गई, बाकी नहीं घुलती। तो 1 और 2 तो घुल गई, बाकी नहीं घुली। तो अब 1 और 2 को तो इसमें निकाल लिया, 3 4 5 जो भी हैं वो सारी अशुद्धियाँ इसके अंदर रह गई। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके साथ आ गया, लेकिन कुछ इसके अशुद्धि सोडियम सिलिकेट की भी है। अब मुख्य रूप से ज़्यादातर अशुद्धियाँ दूर हो गई, कुछ अशुद्धि इसके साथ है। अब इसका ट्रीटमेंट करना है। इसको जब आगे कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, इस जो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति होती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है दाब के साथ, तो वो इसको उदासीन कर देती है और इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अवक्षेपित हो जाता है। अब इसमें ये क्या करना पड़ता है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है, तो ये उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है एक प्रकार से, और साथ में ये इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर बनता है अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो 2 इसके होंगे, 2 इसके होंगे और 2 इसके होंगे। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये अवक्षेपित हो जाता है। क्या था अब की बार, अब ये था इसमें CO2 गैस प्रवाहित की थी, यहाँ पर जो सारा एसिड था उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 35-37 वायुमंडलीय दाब पर इसको गर्म किया गया। तो इसमें ये 3 4 जो अशुद्धियाँ हैं वो तो अविलय रहती हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड है वो उस विलयन में घुल जाती है। घुलने के कारण उसको अलग कर लिया, अशुद्धियाँ अलग हो गई। अब इसमें 2 चीज़ रह गई, इसमें CO2 गैस प्रवाहित करी, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो इसमें अवक्षेपित हो जाता है और सिलिकॉन ऑक्साइड है वो इसमें ऐसे है ये विलय अवस्था में रह जाती है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अवक्षेपित हो गया। यहाँ पर कई बार अवक्षेप थोड़ा कम बनते हैं या अवक्षेप बनना शुरू नहीं होते। तो अवक्षेप बनाने के लिए जैसे मान लिया मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये यहाँ पर जो है Al2O3 और सोडियम सिलिकेट वाला है, ये 2 है, Al2O3 है, इसके अवक्षेप बनना शुरू हो रहे हैं, लेकिन बनना शुरू आसानी से नहीं होते कई बार। तो जानबूझकर इसमें कुछ मात्रा में Al2O3 का ताज़ा बना विलयन इसमें अलग से डाला जाता है, इसे बीजारोपण कहते हैं। तो Al2O3 को अवक्षेपित करने के लिए इसको अवक्षेपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Al2O3 को अवक्षेपित कर रहे हैं और Al2O3 ही डाल दें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल दें करने के लिए तो अगर अपने आप अवक्षेपण की क्रिया शुरू होगी तो ठीक है, और अवक्षेपण की क्रिया शुरू नहीं होती है तो ये थोड़ा सा और डालना पड़ता है अलग से, तो इससे फिर ये अवक्षेप बनना शुरू हो जाते हैं। इसे बीजारोपण कहते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है, शेडिंग। एक नंबर का प्रश्न है, बीजारोपण क्या होता है। तो बीजारोपण होता है बॉक्साइट के सांद्रण करते समय जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट का जो मिश्रण होता है उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो अवक्षेपित हो जाता है और उसका अवक्षेपण पूरा अच्छी तरह से करने के लिए उसमें अलग से
ताज़ा बना हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कुछ विलेन डाला जाता है, इसे बीजारोपण कहते हैं। तो यहाँ पर तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो तो अवक्षेप के रूप में आ गया, लेकिन जो सोडियम सिलिकेट था, ये जो सोडियम सिलिकेट है, ये विलेय अवस्था में था, ये अब भी विलेय है। ये तो सोडियम सिलिकेट है, वो विलेन में रह जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अवक्षेपण हो गया, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अब आसानी से। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग कर लिया उस विलेन में से, उसको क्योंकि ये विलेन के अंदर था, गीला है, बाहर निकाल के इसको सुखाया जाता है खूब, और फिर उसको खूब गर्म किया जाता है, खूब ज़्यादा गर्म किया जाता है, तब इसके साथ जो जल के अणु हैं वो सारे वाष्पित हो जाते हैं। तो ये एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो सूत्र तो एक ही है, ये रहा, ये रहा, लेकिन यहां पर इसको बॉक्साइट कहा था, अब यहां पर इसको एल्यूमिना कहेंगे। क्या अंतर आ गया बॉक्साइट में एल्यूमिना में? तो बॉक्साइट इसको तब कहते हैं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अन्य अशुद्धियां भी हो, तो ऐसे का नाम बॉक्साइट है। और उसके अंदर जो अकेला ये पदार्थ है शुद्ध अवस्था में अगर प्राप्त करें तो ये एल्यूमिना होगा। तो ये इस तरीके से एल्यूमिना प्राप्त हो गया, तो ये सांद्रण हो जाता है निक्षलन के द्वारा। इसी प्रकार सोने और चांदी का निक्षलन किया जाता है। तो इनका निक्षलन कैसे करेंगे? इन सोने चांदी के एसिड को सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के विलयन में घोला जाता है। और सोने और चांदी का जो एसिड होता है उसमें क्योंकि ये दोनों की धातुएं वो कम क्रियाशील हैं, तो ये मुक्त अवस्था में भी मिलने की संभावना पूरी रहती है। इसकी समीकरण ये बनेगी कि M लिया जाता है सोने या चांदी को, और इसको घोला जाता है सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड में। तो या तो पूरा लिखें या कई बार इसके स्थान पर केवल साइनाइड आयन लिख देते हैं, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो साइनाइड आयन से इस समीकरण को व्यक्त करेंगे या पूरा सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड लिख देंगे। अगर इस रूप में लिखेंगे तो हमारे पास ये आयन समीकरण आएगी, आगे जो उत्पाद बनेंगे उसमें भी आयन बनेंगे। अगर सोडियम या पोटेशियम साथ में लिखेंगे तो वो साथ में लिख देंगे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो करना पड़ता है कि ये इसका जलीय विलयन लिया जाता है, साथ में कुछ जल लिया जाता है और ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ ये होगा ये, यहाँ पर ये ऋण आयन के रूप में बनेंगे। तो जो भी यहाँ पर धन आयन लगाएंगे, यहाँ इसके साथ सोडियम या पोटेशियम लेंगे तो यहाँ पर भी सोडियम या पोटेशियम के साथ लगाएंगे, तो ये भी एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है, ये दोनों विलयन में रह जाते हैं, ये विलय अवस्था भी हो जाता है। तो ये सोना या चांदी का लवण है, ये विलयन में घुला रह जाता है, अशुद्धियां नहीं घुलती, संतुलित करते हैं अभिक्रिया को, ये आएगा। अशुद्धियां भी रहती है।
इसको छानकर अलग कर लेंगे और छानकर अलग करने के बाद इसमें जिंक डाल देंगे। ये तो ये विलीन है, एक्वस है, और उसमें ठोस जिंक डालती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ जिंक जो धातु है वो सोना या चांदी धातु है उसको प्रतिस्थापित कर देती है और जिंक के स्थान पर ये और ये इधर आ जाता है और उत्पाद ये बनता है। ये तो जिंक का साइनाइड का ये लवण बन जाता है और साथ में धातु अलग हो जाती है। अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो दो इसके होंगे और दो इसके होंगे तो ये धातु है सोना या चांदी, ये अलग हो जाती है। तो इस अभिक्रिया को सोने के लिए भी काम ले सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, एम के स्थान पर ए यू करना पड़ेगा। चांदी के लिए भी कर सकते हैं, एम के स्थान पर ए जी कर देंगे, बस इतने में ये पूरी अभिक्रिया अपनी हो जाती है। जिंक है ये इसके साथ क्रिया करके ये तो विलीन में आ जाता है और ये अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरीके से सोना चांदी ठोस रूप में अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आज का आपका पूरा लेक्चर हो गया जिसमें अयस्क के संदर्ण की विधि हमने पढ़ी है। मुख्य रूप से 4 विधियाँ थी। 4 विधियों में सबसे पहले थी गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण और तीसरी थी वो फेन प्लवन विधि और चौथी निक्षालन। अब इन विधियों के द्वारा जो अशुद्धि थी अयस्क के अंदर वो अधिकांश दूर हो गई, अयस्क का सांद्रण हो गया। अब अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन जो सांद्रित अयस्क है इससे धातु कैसे प्राप्त करें, धातु निष्कर्षण, ये अपना अगला लेक्चर होगा।